हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर का पेपर, वो भी 2020 का। 2020 में जो फर्स्ट फेज में पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसके पहले 2019 का कराया जा चुका है। आप 2019 के प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो। और इसमें भी जो भी प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट से हैं। तो आप लोग जो भी ये प्रश्न पत्र कराया जा रहा है इसको अवश्य देखें। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही कम है। आज में भी 14 तारीख हो गया, समय बिल्कुल कम है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप मैथ को समय दें, क्योंकि आपका जो परीक्षा प्रस्तावित है वो दिसंबर के लास्ट वीक में ही, मे भी 27 28 29 को ही होगा संभवतः। उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि 27 28 और 29 को पेपर होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा केंद्र की भी सूची आ गई है। परीक्षा केंद्र भी बन रहे हैं। तो 100% है कि आपका पेपर इसी महीने में होगा। आप बिल्कुल इसके ऐसे चीजों में ना रहें, भ्रम में ना रहें कि नहीं हो सकता है परीक्षा और आगे जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आपका पेपर इसी महीने के लास्ट वीक में ही होगा। ठीक है। तो आपका मैथ का जो टाइम ड्यूरेशन होता है पेपर का, 1 आवर्स होता है, 1 घंटा होता है। 1 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं, जो 25 नंबर का आता है। ओवरऑल कितने नंबर का आता है? 25 नंबर का आता है। ठीक है। सबसे ज्यादा बैक लगने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ है। चलिए ठीक है, हम लोग बिना समय गंवाए अपने प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है, और प्रश्न को करते हैं। ठीक है। तो जैसे ये पहला प्रश्न कह रहा है ना कि दिया हुआ है कि यदि एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। देखिए, इसको जब हम मैथ का बहुविकल्पी पढ़ा रहे थे तो वहां बता दिए थे कि ये भुजा क्या है। सॉरी, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो मान चलिए ये 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर वाला बड़ा होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, और ये 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर 8 वाले से छोटा और 3 वाले से बड़ा होगा। तो ये त्रिभुज क्या है? संभव नहीं है। ये त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है। ये तो त्रिभुज तब बनता जब इसको हम यहाँ से मिलाते तब बनता। तो ये हमारा क्या है? ये त्रिभुज संभव नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन 10 सही होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या बताइए। सॉरी, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या पूछा है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है कि 1 2 3 से लेकर के अनंत तक की जो जो गणक की संख्या है वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। और ये भी बताया गया है पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या में अंतर बस यही हो जाता है, जो 1 2 3 से स्टार्ट है उसमें 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक? अनंत तक की संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो अब आपको इसमें ऑप्शन देख लेना होगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखिए, इसमें 2 आया हुआ है, जो कि इसमें 2 है, यानी हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है? 2 है। अ वाला सही है। प्राकृतिक संख्या क्या? अंडर रूट 2 नहीं, अंडर रूट 2 नहीं है। 3.5 नहीं है। 0 नहीं, 0 ये होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में आता है। ये किस में आता है? पूर्ण संख्या में आ जाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन अ सही है, 2। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? यानी कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, दैट मीन्स पूछ रहा है कि कौन सी अपरिमेय है। तो 22/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा p इज नॉट इक्वल q होना चाहिए। और p इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? q। ठीक है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 22/7 हमारी क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। तो इसमें पूछा था परिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है।
पाई पाई ही हमारी एक ऐसी होती है जो अपरिमेय संख्या होती है, यानी परिमेय संख्या ये नहीं है। पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ब सही है। ये वाला भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या। इसको हम 5/4 लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख लिए। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और वो पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या बताइए। कहने का मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है, तो पाई ही ऐसी है जो परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, चौथा देखिए, कारण निम्नलिखित में से सर्वसंख्या है। देखिए, सर्वसंख्या के लिए बताया गया था कि दो पक्ष होंगे। सबसे पहले सर्वसंख्या में दो पक्ष होंगे। जो ऑप्शन में पहले खोजिए, सर्वसंख्या में पहला कंडीशन है सर्वसंख्या में दो पक्ष होंगे और कोई एक निश्चित मान उन दोनों पक्षों को संतुष्ट करता होगा। कोई एक निश्चित मान उन दोनों पक्षों को उन दोनों पक्षों को संतुष्ट करता होगा, वही होगा हमारा सर्वसंख्या। तो सबसे पहला कंडीशन की उसमें दो पक्ष होंगे, तो दो पक्ष किस किस में है? इसमें नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसमें भी देखिए दो पक्ष है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इन्हीं तीनों में कोई एक आंसर है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष संतुष्ट करता होगा। मान रख लेते हैं हम, यक्स बराबर क्या रख लें? यक्स बराबर 1 रख करके हम चेक कर लें कि क्या ये दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। चलिए रखते हैं। यहाँ यक्स बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और प्लस 1। यहाँ देख लीजिए, ब वाले में देखिए, ब वाले में अगर हम रखेंगे टू, यक्स का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा? फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू यक्स, यहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2, 1 1 2, यानी क्या हो गया? 2 दूनी के 4 और बराबर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। यानी 4 के बराबर क्या हो गया? 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। बिल्कुल यही हमारा क्या है? सर्वसंख्या है। तो इसको और भी चेक कर लीजिए, हो सकता है और भी दिया हो। अब स वाले में देखिए, अ, स वाले में स वाले में जब हम देखेंगे तो स वाले में क्या होगा? चलिए देख लीजिए, स वाले में स वाला 4 यक्स दिया है, 4 यक्स बराबर 2 एक्स प्लस 6। यहाँ हम क्या रखेंगे? ये स है। यहाँ भी हम यक्स बराबर क्या रखेंगे? 1। जब यक्स बराबर आप 1 रखिएगा तो 4 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 1 और प्लस क्या? 6। तो क्या हो गया? 4 1 का 4 और बराबर क्या हो गया? 2 1 का 2, 6 2 8। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हुआ? नहीं हुआ। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, है ना? तो ये सर्वसंख्या नहीं है, यानी ये सर्वसंख्या नहीं है। द वाला चीज चेक कर लीजिए, यक्स प्लस 4 इजकल टू 6 - 3 एक्स, ये है। तो यक्स प्लस 4, यहाँ भी हम यक्स का मान क्या रखते हैं? यक्स बराबर 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा और बराबर 6 - 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो 4 1 5 हो गया, बराबर 6 3 1 का 3, 6 में से 3 गया 3, यानी 5 बराबर क्या आया? 3। ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ब। क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जा रहा था, 4 बराबर 4 हो जा रहा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ब सही है। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न का ब हो गया। फिर पांचवा प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ देखिए 5 नंबर, यहाँ देख लीजिएगा। ये कह रहा है यक्स 3 की पावर x + 2 बराबर 81 दिया है। तो यक्स का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? यक्स का मान बताइए। तो देखिए, ये घातांक का सवाल है। घातांक के सवाल में होता ये है कि आप अगर ये 3 है और यहाँ 81 है तो आप इसके बेस को बराबर कर दीजिए। ये जैसे इसका घात ये है तो 81 को ऐसा लिखिए कि वो 3 के बेस में आ जाए। तो बेस बराबर तो घात बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 3x + 2 के बराबर, हम 81 को लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, यानी हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। 81 को 3 की पावर 4 लेंगे तो यहाँ क्या हो गया? बेस इक्वल हो गया। बेस इक्वल, देन पावर इक्वल। अगर बेस बराबर है तो पावर भी हम बराबर दिखा देंगे।
पावर बराबर दिखाएंगे तो यक्स प्लस टू इसकल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ यक्स का मान निकाल दीजिए। तो यक्स बराबर क्या होगा, 2 को पंक्षांतर कर दीजिए, 4 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ, 4 में से 2 गए 2, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आई, यक्स इक्वल टू 2। कितना आया यक्स का मान, 2। आंसर कौन सा सही होगा, आंसर असही होगा, ये 2 है, यहाँ 2 लिखा है। तो आंसर कौन सा, यक्स का मान पूछ रहा था, तो यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान 2 आ गया। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न रहा। 5 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आप आराम से 5 नंबर यहाँ से गेन कर लेंगे। अगर जिसको पास केवल होना है वो 12 से 13 नंबर ला ले, 12 नंबर ला ले, वो पास हो जाएगा। तो 5 नंबर आपका बड़े आराम से यहीं से आ जाएगा। बच्चा कितना, 7 नंबर और बचा। आप अति लघुत्तरी में कर दीजिएगा, 1 नंबर का अति लघुत्तरी होता है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप 12 नंबर की मत सोचिए, आप 25 नंबर का सोचिए। 100% अगर आप टीएसपी क्लासेस के साथ जुड़े हैं तो वो 25 नंबर के लिए पढ़ाते हैं आपको। आपको 12 या 13 नंबर के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करना बताया गया है, पढ़ाया गया है। आप पिछले वीडियो में जाके एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। फिर भी हम उसको यहाँ से यहाँ बताते हैं, अच्छी तरीके से यहाँ बताया जाता है। चलिए देखिए, क्या दिया है, यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये है। अब 6 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे 7 आ जाए। 6 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे क्या क्या आ जाए, 7 आ जाए, और गुणा करने पर 6 ही रहे। तो होगा क्या, 6 इंटू 1, 6 एक का 6, और 6 प्लस 1 बराबर क्या, 7। चलिए हो गया, यक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस यक्स प्लस 6। तो 6 एक का 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ यक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो यक्स माइनस 6 बचेगा। फिर माइनस यहाँ 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यक्स माइनस, ये माइनस इसके अंदर के चिन्ह को बदल देगा, तो यक्स माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। तो जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में। तो अब हम ओवरऑल लिख सकते हैं क्या, अब हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में यक्स माइनस 1, यानी इसको यक्स और माइनस 1 इसको, और एक क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, यक्स माइनस 6। यही इसका हल हो गया, यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 6, इसका हल यही है। ठीक है, ये रहा इसका प्रश्न छठवें का सॉल्व रहा। ठीक, बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, मैथ अच्छे से पढ़े हैं, तो मैथ से अच्छा अच्छे कोई सब्जेक्ट नहीं है। सबसे अच्छा नंबर दिलाने वाला वो मैथ सब्जेक्ट है। आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, 25 के 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है। बस ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो वो बड़े ही आराम से आपके नंबर आ जाते हैं। ठीक है, और लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मैथ से घबराते हैं। मैथ से घबराएंगे ही क्यों ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, सवाल को लगाते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। आप टीएसपी क्लासेस से जुड़िए, नहीं दिक्कत होगा। कहीं से अगर कोई भी प्रश्न का अगर आपको डाउट है तो आप अवश्य कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां आप अपने प्रश्न को भेजिए, बताइए क्या दिक्कत है। सारी आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न देखिए, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। बहुत सही, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए कि माना एक पुस्तक का मूल्य x मान लीजिए। बस सब कुछ बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं लगा देते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, यहीं लगा देते हैं। कह रहा है, मान लीजिए माना, या यहाँ पे चलिए हम पेज लिए हैं, यहाँ लगा देते हैं। 7वां नंबर यहाँ पे लगा देते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा था, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से क्या था, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना माना एक पुस्तक का
मूल्य बराबर क्या मान लीजिए आप, एक, सॉरी यक्स, एक पुस्तक का मूल्य यक्स मान लीजिए। तो आगे सवाल यही कह रहा था कि पांच पुस्तकों का जो मूल्य है ना, वो सात पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। कौन कम है? यानी जो पांच पुस्तकों का मूल्य था, अगर एक पुस्तक का मूल्य यक्स है तो पांच पुस्तक का मूल्य क्या होगा, यहाँ प्रश्न अनुसार हो जाएगा। अगर हम मान लें कि पांच पुस्तक का जो मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य यक्स है तो पांच पुस्तक का मूल्य 5x हो जाएगा। पांच पुस्तक का मूल्य जो था वो सात पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया ये कम है। ये वाला कम है किससे? सात पुस्तकों के मूल्य से। समीकरण को बराबर करना है। पांच पुस्तक का मूल्य सात पुस्तकों के मूल्य से ये 14 रुपया क्या है, कम है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 14 रुपया कम है तो 14 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा। हम इसको जोड़ दिए तो समीकरण हमारा बन गया 7x इक्वल टू 5x प्लस 14, ये बन गया। अब इसी को सॉल्व करिए, वेरी सिंपल प्रश्न हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x माइनस 5x इक्वल टू कितना, 14। तो x, 7x में से 5x घट गया तो कितना आ गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, दो सत्ते, दो सत्ते 14, x की वैल्यू यानी एक पुस्तक का मूल्य क्या रुपया आया, एक पुस्तक का मूल्य 7 रुपया, क्योंकि यक्स को ही तो हम माने हैं। एक पुस्तक यक्स क्या माने हैं, एक पुस्तक का मूल्य यक्स माने हैं, तो एक पुस्तक का मूल्य आ गया, एक पुस्तक का मूल्य कै रुपया हुआ, एक पुस्तक का मूल्य 7 रुपया हो गया। ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका रहा। बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कह रहा था कि पांच पुस्तक, फिर से सुन लीजिए। हम मान लिए वो पूछ रहा था कि एक पुस्तक का मूल्य बताइए, तो मान लिए हम, माना एक पुस्तक का मूल्य यक्स रुपया है। जब एक पुस्तक का मूल्य अगर यक्स रुपया है तो सवाल कर रहा है कि पांच पुस्तक का जो मूल्य है वो सात पुस्तक के मूल्य से ये 14 रुपया कम है। तो भैया अगर समीकरण आपको बराबर दिखाना है तो ये कम है, तो इसको अगर अब आप माइनस कर देंगे तो ये 14 रुपया ऑलरेडी कम था, 14 रुपया और कम हो गया। दैट मीन्स ये 28 रुपया कम हो जाएगा। तो जिसमें कम करने के लिए कहे समीकरण का, ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें समीकरण, सॉरी, जिसमें कम करने के लिए कहे, अगर आपको समीकरण बराबर करना है, अगर उसमें कम करने के लिए कह रहा है तो आप उसमें कम मत करिए, या इसमें जोड़ दीजिए, या फिर सात वाले में, या फिर ऐसे कर सकते थे आप, 7x में इसमें 14 घटा सकते थे और बराबर क्या कर देते, 5x। तब भी बात वही बनती। फिर हम क्या करते, 7x माइनस 5x इधर लाते और 14 को उधर कर देते। बात यहीं पे ये फिर आ गई। तो चाहे आप इसमें 14 घटाइए और चाहे इसमें 14 जोड़िए, बोथ आर इक्वल। ठीक है, चलिए। ये 7 नंबर, एक पुस्तक का मूल्य क्या रुपया आया, 7 रुपया आया। ठीक है, वेरी सिंपल प्रश्न है ये। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 8वां नंबर कह रहा है ए प्लस वन पान ए बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस वन पान ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए सरसंख्या की सहायता से समीकरण को सॉल्व करना बताया गया है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि 8 नंबर का जो प्रश्न है इसका सोल्यूशन कह रहा है ए प्लस वन अपान ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा था, ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का मान पूछ रहा था। ठीक है, पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर। चलिए ये देखिए, कह रहा है ए प्लस वन पान ए बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस वन पान ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे ना, आप कुछ मत करिए, जो ये वैल्यू दिया रहेगा इसी दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन अपान ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या, 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। ए इंटू बी करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए केवल 2 रहेगा, बराबर 3 3 का 9। यही का मान पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, यही तो पूछ रहा था ना कि ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का मान बताइए। तो इसको यहीं पे रोके रहिए, दो को पंक्षांतर कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, 9, और माइनस ये प्लस 2 था तो यहाँ 2 कर दिए, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 7, यही आया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये रहा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नवा प्रश्न। एक बगीचे में 225 पौधे लगे हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे ज्यादा सरल सवाल यही है, इससे सरल कोई सवाल नहीं है, सॉरी। कह रहा है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पौधे में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं, जितने पौधे हैं उतनी पंक्तियां, जितने पंक्तियां उतने पौधे, या जितने पौधे उतनी पंक्तियां। तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, यानी अगर जितने पौधे हैं उतनी पंक्ति बनाई गई है, तो वही कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। जैसे ये एक पंक्ति मान लिया जाए, अब इसमें कुल कितने पौधे लगे होंगे वही पूछ रहा है, तो आप मान लीजिए। चलिए 9 नंबर यहाँ से देख लेते हैं, 9 नंबर प्रश्न। तो आप मान लीजिए कि भाई 9 नंबर मान लीजिए, माना माना प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या, क्या मान लेंगे, पौधों की संख्या क्या मान लीजिएगा, यक्स मान लीजिएगा। बस अब प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न कह रहा है उसी को पकड़िए, समझिए, आंसर आपके सामने होगा। क्योंकि अति लघु उत्तर ये 1 नंबर का है, बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना है, हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत ही सिंपल सवाल और बहुत शार्ट है। तो सवाल यही कह रहा था कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे, कुल पौधे की संख्या कितनी है, 2025। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे जितने बगीचे में पंक्ति हैं, यानी पौधे और पंक्ति की संख्या बराबर है। यहाँ एक और लिख लीजिएगा, कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या बराबर कितना, 2025। ठीक, ये है। तो अब प्रश्नानुसार करा कि जितनी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या यक्स है, तो जितनी पौधों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की भी संख्या है। यानी पौधों की संख्या अगर यक्स है, तो पंक्तियों की भी संख्या कितनी है, यक्स ही है। ठीक है, तो यक्स में जब हम पंक्तियों और पौधों की जब गुणा कर देंगे, जैसे अगर हम कह दें कि 5 पंक्ति है और एक पंक्ति में पांच पांच पौधे लगाए जा रहे हैं, और पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4, एक पांच, 5 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे लगाए जा रहे हैं। तो बताइए कुल कितना हो जाएगा, कुल पौधों की संख्या हो जाएगी, तो 5 × 5, 5 पंक्ति है, एक पंक्ति में 5 पौधा लगाया जा रहा है, तो ओवरऑल कितना, 25 होगा। वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि यक्स पौधे हैं और यक्स पंक्तियां हैं, बराबर कुल पौधों की संख्या कितनी, 2025, यही लगानी है। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 2025। यक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2025। 2025 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, हम 25, 2500 होता है, 50 से कम, यानी 4, 45, 5 × 5 = 25, हाँ 45 होगा, क्या होगा, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना आ गया, यक्स इक्वल टू 45। यानी पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों वही होगी। पौधों की संख्या पूछा था, तो पौधों की संख्या कितनी आ गई, 45 आ गई। 45 पौधे भी होंगे और एक पंक्ति में, और पंक्तियों की कुल संख्या भी कितनी होगी, 45 ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समय बहुत कम है। 10 नंबर कह रहा है, एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है, तो इसी प्रकार 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई अगर हम कह दें कि एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपया है, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, अगर एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपया है, तो बताइए 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 × 50, सीधा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ऐसे यहाँ भी तो गुणा कर दीजिएगा आप। यहाँ देखिए, यही हम बता देते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य इतना दिया हुआ है, तो 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य पूछ रहा है, तो 2x + 5 का गुणा आप कर दीजिए किसमें, 5x² + 2x + 1, इसी में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करिए, देखिए कितना आएगा, 2x, 2x का जब 5x में गुणा होगा तो कितना होगा, 2 × 5 = 10, x³ हो जाएगा। फिर प्लस 2x का 2x में होगा, 2 × 2 = 4x², कितना हो गया,
4x² हो गया। फिर 2x का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। फिर प्लस, अब 5 का गुणा इन सब में कराइए, 5 बचे 25, क्या हो गया, 25x²। फिर प्लस 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 5 दूनी के 10x, क्या होगा, 10x। और प्लस 5 का जब 1 में करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। होगा ना, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यक्स क्यूब वाला कहीं खोजिए, है नहीं है, जब नहीं है तो ये हो जाएगा 10x³ प्लस 4x² और कितना, 25x², 5 × 5 = 25, हाँ, 25x² और 4x² कितना, 29x²। ये हो गया 2x, और ये 10x है, तो 10×2 = 12x, कितना हो गया, 12x और +5, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस गुणा करना था, बस एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देना था, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न थोड़ा सा नया प्रश्न है ये। कह रहा है -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि -1/2, 11 नंबर प्रश्न है ना, हाँ 11 नंबर। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे जगह है। 11 नंबर सवाल यही कह रहा था, -1/2 तथा 5/4, -1/2 व 5/4 के मध्य दो, के मध्य दो समदूरस्थ, समदूरस्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला बनती है कि तो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहली संख्या हम ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, पहली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, लिखिए पहली संख्या, इसके लिए एक फार्मूला बनता है, पहली संख्या बराबर 1/2 कोष्टक में दोनों संख्याओं का योग, जो दोनों संख्याएं दी हैं, दोनों संख्याओं का योग, ठीक। फिर अगर दूसरी संख्या कहा जाएगा कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या बताने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 रहेगा ही, और बराबर जो पहली संख्या आई है, पहली संख्या, और प्लस जो ये वाला वैल्यू दिया है 5/4, यानी जो सवाल का दूसरी संख्या दिया है उसको आप क्या कर दीजिएगा, दूसरी मध्य संख्या, दूसरी मध्य संख्या जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 1/2 हो जाएगा, दो संख्याओं का योग यानी कितना, -1/2 और प्लस कितना, 5/4, इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2×2 = 4, -2 और प्लस क्या, 5, कोष्टक में ये 1/2 पहले रहेगा ही, 1 मिनट, यहाँ 1/2 रहेगा, और ये कोष्टक हो गया, और यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा। तो 5 में से 2 गया, 3, यानी 1/2 इंटू 3/4। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, 3×1 = 3, 4×2 = 8, कितना हो गया, 3/8, कितना आ गया, 3/8 आ गया। जो पहली संख्या आ गई, जो हम निकाल लिए पहली संख्या, वो कितनी आ गई, 3/8 आ गया। अब दूसरी संख्या में वैल्यू रख दीजिए, 1/2, और पहली संख्या कितनी आई है, 3/8 आई है, और प्लस क्या, दूसरी संख्या, दूसरी मध्य संख्या क्या थी, ये 5/4, इसी को रख लीजिए, 5/4 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया। देखिए अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसको इरेज कर दीजिए, नीचे वाले पॉइंट को, स्पेस हो जाएगा आपको, ठीक। चलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसका एलसीएम 8 हो गया, तो 3 उतर जाएगा, और प्लस 4×2 = 8 और 5×2 = 10, कितना हो गया, 10, तो यहाँ रहे, ठीक, ये हो गया, बराबर हो जाएगा 10 तिहाई
सॉरी 10×3 = 13 बटा कितना, 2 × 8, 13, 2 × 8 हो गया, तो 13 बटा कितना आ जाएगा, 8×2 = 16, यही आंसर हो जाएगा। पहली संख्या कितनी आई, पहली संख्या 3/8 आ गई, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 13/16। ठीक है, इतना है ये। इसको देना चाहिए लघु उत्तरी में देना चाहिए, लेकिन ये आते लघु उत्तरी में दे रखा है। ठीक है, तो ये प्रश्न लगा लीजिएगा, इस पे थोड़ा सा जो फार्मूला बन रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जब भी ये प्रश्न आएगा सेम ऐसे ही आएगा, बिल्कुल वैसे ही आएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं लघु उत्तरी, 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है लघु उत्तरी में कि x⁻4y−y⁴ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 12 नंबर हम यहाँ लगा देते हैं सवाल को। 12 नंबर देखिए, कह रहा है x⁻4 y−x y⁴। ये इसमें आप कॉमन क्या लेंगे, आप इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, एक्स वाई। अगर हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो x⁻3 बचेगा, x⁻3, और माइनस क्या बच जाएगा, y⁻3। ठीक है, x⁻3 और x⁻3 और एक y से y कैंसिल हो गया, और y घाते क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो आपको फार्मूला हो जाएगा ये, यहाँ से बन गया क्या, एक्स वाई, एक्स वाई। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप इसका फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिएगा। आपको पता है कि ये क्वेश्चन में प्लस बी, अगले क्वेश्चन में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। आपको फार्मूला ही लगाना है, बस इतना ही करना है, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, ये मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है, कह रहा है शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए कैसे है ये 13 नंबर प्रश्न। सवाल यही कह रहा था कि एक वर्गाकार मैदान था, एक वर्गाकार मैदान था, वर्ग के आकार का मैदान है। जब वर्ग के आकार का मैदान है, तो चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये 28 क्या है, 28 मीटर लंबी थी। जब 28 मीटर लंबी होगी, तो 28 मीटर चौड़ी भी होगी। क्यों, क्योंकि कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता था, मैदान के अंदर चारों तरफ, यानी इधर से भी 2 मीटर और इधर से भी 2 मीटर क्या था, रास्ता था। जब 2 मीटर रास्ता हम निकाल दिए, तो ये फिगर ऐसे बन जाएगी, 2 मीटर इधर से भी छोड़ दिए, 2 मीटर इधर से भी छोड़ दिए। ठीक है, तो ये 2 मीटर, जब 2 मीटर इधर से छोड़े, 2 मीटर इधर से छोड़े, तो दो इधर से छूटा, दो इधर से छूटा, और दो इधर से छूटा, और दो इधर से छूटा, तो कितना हो गया, अंदर की भुजा ये कितनी हो गई, 24 मीटर, क्योंकि 28 में 4 घट जाएगा, तो ये 24 मीटर हो जाएगा। उस तो पूछ रहा था कि बताइए, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। शेष मैदान जो बना है वो कैसा बना है, वर्गाकार बना है, वर्ग के आकार का ही तो बना है। Sorry। देखिए समझ लीजिए कैसे है, ये जो 2 मीटर रास्ता आप छोड़ छोड़ दिए हैं, ये आपका रास्ता हो गया, क्या हो गया, चारों तरफ ये क्या है, रास्ता हो गया। 2 मीटर इधर से हम छोड़े, तो 2 मीटर इधर से कम हुआ, तो 28 था, तो 2 मीटर और अंदर जब चले जाएंगे हम अंदर, तो 26 मीटर हो गया। फिर 2 मीटर इधर से भी छूटा है, और 2 मीटर इधर से भी तो छूटेगा, यानी 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, 4 मीटर, कितना हो गया, 28 में से 4 इधर घट गया, लंबाई में घट गया, और चौड़ाई में भी 28 मीटर है, तो 2 मीटर इधर से, 2 मीटर, और 2 मीटर इधर से भी छूट गया, तो कितना, इसमें भी 4 मीटर कम हो जाएगा। तो 28 में से 4 गए, कितना, 24 लंबाई हो गई, और चौड़ाई भी कितनी हो गई, 24। तो यही जो बचा है, ये वाला जो स्पेस बचा है, कह रहा है शेष मैदान, यही मैदान हमारा बच रहा है, शेष मैदान का क्षेत्रफल। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, ये भी वर्गाकार बना है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा भुजा स्क्वायर। तो
इसकी भुजाएं कितनी है 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे, 24 का जब स्क्वायर कर दे 24 24 में 576 आपको पता है वर्ग मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 13 नंबर रहा। चलिए 14 नंबर का है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए परिमाप और क्षेत्रफल के अनुपात के लिए एक फार्मूला बनता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके परिमापों के वर्ग का बराबर होता है। 14 नंबर फार्मूला बनता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उसके परिमापों का वर्ग। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उसके परिमापों का वर्ग। तो क्षेत्रफल का पहले व दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है उसका परिमाप पूछ रहा है, सॉरी, पहले और दूसरे त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया है, और क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ठीक है, परिमाप दे रखा है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो परिमाप कितना दिया है 40 के बटा कितना दिया है 50, तो 40 के बटा 50 इसका परिमापों का वर्ग त्रिभुज के क्षेत्रफलों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसका वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचा कितना 4 चौके 16, 16 के बटा 25 कितना आया 16 के बटा 25 है इसका उसके समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 16 अनुपाते 25, कितना आ गया 16 अनुपाते 25। ठीक, ये इसका आंसर होगा। बस ये ध्यान रहे, ये फार्मूला अगर आपको ध्यान रहेगा आप सवाल बड़े आराम से कर लेंगे कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके परिमापों के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सॉरी, कह रहे 15 नंबर देख रहा है 671 781 एवं 1441 का भाग विधि से म स, देखिए ये भाग विधि से क्या पूछ रहा है म स पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं भाग विधि से म स। 16 नंबर क्या था 671 था, 671 781 और क्या है 1441 व 1441 व 1441 भाग विधि से बताया गया है। भाग विधि से भाग विधि से म स निकालना है। ठीक है, चलिए महत्तम समापवर्तक भाग विधि से म स निकालना है। तो देखिए ऐसे कंडीशन हम ये बताए थे, पहले दो को आप लीजिए, दो जो बड़ा है उसमें भाग दीजिए। 671 से आप भाग देंगे किसमें 781 में, तो कितनी बार जाएगा पहले एक बार जाएगा, तो 671 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो हो गया, 8 में 7 गया, एक हो गया, 110 हो गया। अब 110 का भाग कितने किस में देंगे 671 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा छह वाले ये, 11 छक्का 66, कितना हो गया 660, तो घटा दीजिए, एक हुआ, 7 में से 6 गए एक, 11 हो गया। अब 11 का भाग किस में दीजिएगा आप 110 में दीजिएगा, 11 दहम्मा 110 कट गया, है ना। तो 11 दहम्मा लास्ट में किससे भाग दिए हैं आप 11 से भाग दिए हैं। अब लास्ट में जब 11 से भाग दिए हैं तो इसी 11 का भाग आप दे दीजिए 1441 में, 1441 में ये बचा है। अब यानी कि 11 और किसका कर देना होगा 11 व 1441 का कर देना होगा। ठीक, 11 व 1441 का, तो 11 का भाग ये 11 एक का 11 आया, कितना 4 में से एक गया 3, 43 हो गया। ठीक है, फिर 11 का भाग दीजिए, फिर से आपको क्या करेंगे 11 से भाग देंगे, क्योंकि अच्छा देखिए जैसे इसमें हम क्या करते थे 110 शेषफल आता था तो हम भाग दे दिया करते थे 671 दे देते थे। तो आप इसमें भी कर सकते हैं सर 34 में भाग दीजिए, अब 11 का नहीं, क्योंकि 34 से छोटा है 11 इसलिए 11 में नहीं जाएगा। अब जब ये 34 बड़ा है और 11 छोटा है तो हमेशा 11 से ही इसमें भाग जाएगा, तो 11 तिया 33 आया कितना एक, फिर आप क्या उतारिएगा एक उतारिएगा, तो 11 एक का 11 क्या होगा 11 एक का 11,
क्योंकि अब जो भी संख्या आ रही उससे हमेशा ये भाग देने वाला छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी से सब में भाग दे देंगे। तो इसका म स कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ भी 11 बचा था और यहाँ भी क्या है, 11 से ही सब में भाग चला गया है। तो म स, इसका म स कितना हो जाएगा? म स आपका हो जाएगा 11 ही होगा। कितना होगा? 11। तो 671, 781, 1441 का जो म स होगा वो कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, 11 यहाँ भी था और 11 से इसमें ओवरऑल भाग चला गया। ठीक है, चलिए, ये आपको पढ़ाया जा चुका है मैं सर। अब कह रहा है 16 नंबर, कह रहा है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 10 की माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने एक चीज आपको बताया था कि सम पद और विषम पद आप देखिएगा। अगर सम पद है तो उसके लिए फार्मूला बनता है और विषम पद है तो उसके लिए फार्मूला बनता है। ठीक है, ये चीजें आपको बताई जा चुकी थी, तो आप देख लीजिए। 16 नंबर यहाँ दिखा देते हैं। 16 नंबर क्या दिया था? पद में 4 दिया था। 4, 11, 16 था शायद। 4, 11, 16। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7। 4, 11, 16, 16, 15, 15, 12, 5 था, 7 था, और क्या है? 5, 7, 10। क्या है? 10 है। 10, यही चीज है। इसी माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन, इसका मीडियन ज्ञात करना है। चलिए, इसका मीडियन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मीडियन ज्ञात करने के लिए इसको काउंट करिए, कितने पद हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या 8 पद हैं? कुछ छूट रहा है क्या? 4, 11, 16, 15। 4, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, 8 पद है। ठीक है, तो ये अगर कुल पदों की संख्या 8 है, कुल पदों की संख्या क्या है? 8 है, तो क्या है? ये सम है। जब सम है तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सॉरी, 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो 4, 11, 16, 15, 12, 15, 12, 5, 7, 10, 5, 7, 10। ठीक है, चलिए, इसको आरोही क्रम में रख लेते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 4, 5, 7, उसके बाद क्या? 11 हो गया। फिर, सॉरी, 10 है अभी, 10 हो गया। फिर 11 हो गया। फिर 12 हो गया। उसके बाद क्या होगा? 12 के बाद 15 होगा। 15 के बाद क्या होगा? 16 होगा। देखिए, 8 पद हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पद हो गया। यानी पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या बराबर 8, जो कि क्या है? सम है। क्या है? सम है। तो माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा, माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा n/2, n/2 प्लस 1 वां पद के बटा कितना? 2। ये फार्मूला हो जाएगा। n/2 प्लस 1 बटा वां पद बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मान रख दीजिए। n का मान कितना है? 8। 8 के बटा 2 प्लस 1 कितना हुआ? ठीक है, 8/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, माध्यिका जब सम है तो सम माध्यिका के लिए आपको करना क्या होगा कि उसके लिए फार्मूला रख देना होगा। फार्मूला जब आप रख लेंगे तो बड़े ही आसानी से हो जाता है सवाल। तो n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटा 2, तो ये हो जाएगा
एन की वैल्यू 8 रख दीजिए, 8/2। फिर देख लीजिए सवाल में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 2000, इसका है एक आयत की लंबाई, सॉरी, ये 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 10। माध्यिका, माध्यिका 4, 11, 16, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 पद है, पदों की संख्या सम है। ठीक है, ये पदों की संख्या सम है, तो हो जाएगा इसका। चलिए इसको देख लेते हैं, कहीं से मिस्टेक चल हो रहा है। हम नेक्स्ट करते हैं, तब तक उसको देख लेते हैं इसको अभी। ये 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है यदि इसका परिमाप, इसमें कहीं मिस्टेक समझ में आ रहा है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी आप मान लीजिए कि आयत की जो लंबाई दिया है, यहीं पे देख लीजिए, हम बताते हैं 17 नंबर यहाँ पे देख लीजिए। जरा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक कौन है? लंबाई। तो मान लीजिए पहले चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं? यक्स। तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप के लिए फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2l+b। यही होता है। परिमाप दिया है 26, बराबर हो गया 2l+b। l का मान कितना है? लंबाई है यक्स प्लस 5 और प्लस चौड़ाई कितना है? यक्स है। तो ये हो गया 26 बराबर 2, यक्स यक्स कितना? 2x प्लस 5। तो हो गया कितना? दो का गुणा करा दीजिए, 2 दूनी के 4x और प्लस 5 दूनी के 10, कितना हो गया? 26। तो यहाँ हो जाएगा 26 में से 10 घटा दीजिए, 26 - 10 बराबर कितना? 4x। 26 में से 10 गए 16, 16 बराबर कितना? 4x। तो 4 × 4 = 16। यक्स की वैल्यू कितनी आई? यक्स की वैल्यू 4 आ गई। यक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो क्या पूछ रहा था कि आयत की लंबाई, लंबाई क्या माने हैं हम? x+5 चौड़ाई से। ये तो जो आई है ये चौड़ाई आ गई, चौड़ाई यक्स आई तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगा x+5 यानी 4 + 5 बराबर कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। चौड़ाई कितनी आ गई? 9 आ गई। चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? 9 आ गई। जब चौड़ाई 9 आ गई, चौड़ाई 9 आ गई, ठीक है, चौड़ाई हमारी 9 आ गई। चौड़ाई 9 आ गई और लंबाई कितनी थी? चौड़ाई, सॉरी, चौड़ाई 4 आ गई, लंबाई कितनी है? 9 आ गई। ठीक है, तो ये इसका होगा। जो आयत की लंबाई पूछी तो लंबाई बराबर 9 क्या? सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अगला देखिए, 18 नंबर का रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। अभी इसके पहले जब सवाल में हम करा रहे थे तो उसमें 10 का वर्ग अंतराल लिया जा रहा था। अब इसमें वर्ग अंतराल कितने का लेना है? 5 5 का वर्ग अंतराल लेना है। चलिए जब 5 का वर्ग अंतराल लेना है तो हम 18 नंबर बता देते हैं। स्पेस भी नहीं है, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, इधर इधर इरेज कर देते हैं। इधर आप कर लिए होंगे संभवतः, यही इसको इरेज कर देते हैं। इसके पहले हम 10 10 का वर्ग अंतराल ले रहे थे, अब इसमें कितने का वर्ग अंतराल लेना है? 5 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बना देनी है। बारंबारता सारणी बना देंगे जब, तो बस उसमें कुछ कर नहीं रहा है, केवल बारंबारता सारणी बनानी है और कुछ करनी नहीं है। केवल बारंबारता आप सारणी बना दीजिए और वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लघु उत्तरी में पूछा है, 2 नंबर का प्रश्न आता है ये। इससे हमेशा एक प्रश्न अवश्य पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए
इसको बड़ी सावधानी पूर्वक कर लेना होगा। करना कुछ नहीं है, केवल सारणी बनानी है। चलिए देख लेते हैं। तो आप एक तरफ क्या लीजिए, एक तरफ ले लीजिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरी तरफ क्या लेंगे, बारंबारता। दूसरी तरफ बारंबारता। चलिए क्या करिए, वर्ग अंतराल मतलब 5 का अंतराल लेना है। चलिए तो हम अंतराल लेते हैं, 0 से क्या लेते हैं, 5। अब हम इसमें खोजते हैं कि 0 से 5 के बीच में कौन कौन संख्याएं आएंगी। एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, और कौन आएगा, बस यही दो आएंगे। यानी एक दो कितना हुआ, दो हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 से 5 हो गया, अब क्या करेंगे, 5 से 10 की बात करेंगे। 5 से 10 में कौन कौन आएगा, देखिए 5 से 10 में आएगा, एक तो 8 आ जाएगा, एक 8 आ गया, और कौन आएगा, 8। बस केवल 8 ही है, और नहीं है। तो ये कितने में आ जाएगा, एक आ जाएगा। बारंबारता 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या है, एक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 10 से 15 के बीच में करेंगे। अब 10 से 15 के बीच में एक तो 11 आ जाएगा, एक 11 आ गया, और एक 14 आ जाएगा। ठीक है, 16 नहीं आएगा, बस दो आएगा। कितने आएंगे, दो हो गए। 10 से 15 हो गया। उसको 15 से किसमें, 15 से 20 की बात कर लें। जब 15 से 20 की बात कर लेंगे, 15 से 20 में आएगा, 16 भी आ जाएगा, ये 16 आ गया, ये वाला, और 20 भी आ जाएगा, 20 ये वाला, और कौन सा आएगा, बस इतना ही आएगा। तो कितने आ जाएंगे इसमें, दो आ जाएंगे। अब 20 से क्या करेंगे, 20 से 25 की बात कर लेंगे। जब 20 से 25 की बात कर लेंगे, तो कौन कौन, ये सब आ चुके हैं, अब इतने में बचा है। तो आपका एक तो 25 आ जाएगा, एक 25 आ गया, और बस 25 ही आएगा, एक आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 25 से 30 की बात कर लेंगे। 25 से 30 में कोई आएगा, देखिए हाँ, 25 से 30 में क्या आएगा, कौन, 28 आएगा, ये वाला 28। 28 आएगा, और कौन आएगा, 30 वाला आएगा, ये दो। क्या हो जाएंगे, दो आ गए। अब 30 से 35 में देख लीजिए, 30 से 35 के बीच में, यानी अब ये भी जा चुका है, और ये भी जा चुका है, बचे हैं यही दो बचे हैं। तो ये 30 से 35 में दोनों नहीं आएंगे, यानी 30 से 35 के बीच में क्या आएगा, जीरो। अब क्या करेंगे, 35 से किसके बीच में, 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में एक आएगा, 40 वाला, ये आ चुका, ये। अब बचा क्या, 48, ये किस में आएगा, 40 से 45 में नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। ये किस में आएगा, 45 से किसके आएगा, 45 से 50। 45 से 50 में कौन आ गया, लास्ट में 48, यानी कितनी हो गई, एक हो गई। इसको इरेज कर दीजिए। ठीक, ये हुआ। चलिए, चार 45 से 50 के बीच में कौन आएगा, यही 48 आएगा। 45 से 50 के बीच में तो कितनी संख्या, एक। बस यही इसकी क्या हो गई, वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी। अब बारंबारता जोड़ लेंगे, तो दो एक 3, दो 5, दो 7, एक 8, दो 10, 10 दो 12, कितना हो गया, 12। बारंबारता कितनी हो जाएगी, ये 12। बस इतना ही इसका करना था, कि बारंबारता सारणी बनानी थी। आप एक तरफ वर्ग अंतराल लिख दीजिएगा, और एक तरफ क्या कर दीजिएगा, बारंबारता सारणी बना दीजिएगा। ठीक है। कभी कभी मिलान चिन्ह भी, कभी कभी क्या करता है, मिलान चिन्ह भी बना लेता है। मिलान चिन्ह का मतलब, जैसे ये दो है, तो दो यहाँ चिन्ह, यहाँ एक साड़ी और बना लेंगे, यहाँ लिख लेंगे मिलान चिन्ह। कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना होता, दो अगर बारंबारता दो आई है, तो दो लाइन खींच लेंगे। एक आई है तो एक, फिर यहाँ दो आई है तो दो, फिर यहाँ दो आई है तो दो, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ जीरो को छोड़ देंगे ऐसे, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ जीरो छोड़ देंगे, फिर यहाँ एक। बस यही एक मिलान चिन्ह, अगर पूछता है मिलान चिन्ह, तो आप मिलान चिन्ह को भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा इसका 18 नंबर, 2020 का 18 नंबर, सॉरी 18 क्वेश्चन पूरा कराया गया है। ठीक है। एक प्रश्न आपका छूटा है, संभवतः उसमें कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है, कुछ गलत दिया हुआ है, तो उसको देख लिया जाएगा, आपको अगले में बता दिया जाएगा उसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है। तो ये चीजें आपका ये रहा 2020 तक।
19 का हो गया, 20 का फर्स्ट फेज का हो गया, 20 का सेकंड फेज में भी पेपर हुआ है तो 20 के सेकंड फेज को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी ईमानदारी से आपके साथ लगे हैं हम लोग, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। अगर नए चैनल पे नए हैं तो टीएसपी क्लासेस अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।